नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज की क्लास सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्र और BPSC TRE 4.0 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि यह क्लास चाहे आप सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी कर रहे हैं यानी साइंस साइड से हैं, तो आपको यहाँ पे भी NCERT 6 to 8 साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। अगर BPSC TRE 4.0 में आप लोग का सब्जेक्ट साइंस का है तब भी आपको NCERT 6 to 10 पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए यह क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग NCERT का निचोड़ पढ़ा रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास NCERT क्लास 6 साइंस के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो यह इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो आप लोग सेशन को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है पृथक्करण क्या होता है। तो जिस पदार्थों को हम उपयोग करते हैं यानी जिन पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं उनमें कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। इन मिश्रण में कुछ हानिकारक और कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जिनका अलग करना जरूरी होता है, जिससे कि हम उपयोगी पदार्थ का उपयोग कर सकें और अनुपयोगी पदार्थों को बाहर कर सकें। किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। तो जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं डेली अपने लाइफ में, उनमें कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। इन मिश्रण में कुछ हानिकारक होते हैं तो कुछ अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जिनका अलग करना ही यानी जिनको हम लोग अलग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिससे कि हम उपयोगी पदार्थ को उपयोग करते हैं, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। अलग अलग मिश्रणों में अलग अलग विधियों के द्वारा अलग अलग किया जाता है। किसी भी मिश्रण का पृथक्करण की विधि उस मिश्रण के घटकों अवयव पर निर्भर करता है। आप लोगों ने देखा होगा, थ्रेसर खेतों में देखा होगा, थ्रेसर में आपको गेहूँ अलग निकल जाता है, भूसा अलग निकल जाता है। ठीक, उसके बाद घर में आप लोगों ने चावल वगैरह देखा होगा, माताएँ अपने घर में चावल उसाते हुए देखा होगा। चावल में फैन लगा देते हैं, चावल को ऐसे उड़ाते हैं, उसमें जो धूल और गंदगी होती है वो उड़ के एक तरफ चली जाती है, चावल आपका नीचे गिर जाता है। तो ऐसे कई प्रकार से होते हैं। कंकड़ बीनना, चावल से खाना बनाते समय डेली देखे होंगे उसमें से कंकड़ बीना जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, पृथक्करण की विधियाँ होती हैं। आइए हम एक एक विधि की बात करते हैं। तो पृथक्करण की विधियों का बात करें तो पृथक्करण की विधियों में हस्तचयन विधि हो गई, थ्रेसिंग हो गई, निष्पावन हो गया, चालन हो गया, अवसाधन हो गई, निस्तारण विधि हो गई, निस्यंदन विधि हो गई, वाष्पन विधि हो गया, नमक विधि हो गई। तो क्या है, आपकी पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अलावा संतृप्त विलयन हो गया, विलेय हो गया। चलिए अब एक एक करके एक एक विधि के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हस्तचयन विधि क्या होती है। तो हाथ के द्वारा मिश्रण में से अशुद्धियों को पृथक करना हस्तचयन विधि है। जब मिश्रण में अशुद्धियाँ कम और अमाप में बड़ी हों तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। हस्तचयन विधि मतलब समझ रहे हो आप लोग, जैसे चावल से आप लोग कंकड़ बीनते हैं, माताएं देखे होंगे ना, चावल से जैसे देखिए इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, इसमें तो थोड़े बहुत कंकड़ हैं, उसको हाथ से बीन लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हस्तचयन विधि कहते हैं। इसमें माताएँ जो होती हैं घर में चावल वगैरह छोटे छोटे दाल चावल आदि में छोटे मोटे कंकड़ जो होते हैं उनको बीन के साइड में फेंक दिया जाता है, चावल को साफ करके फिर चावल पकाया जाता है। तो इसी को हम लोग हस्तचयन विधि कहते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग विधि, डांडियों में से अन्न कण को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग जो होता है या पृथक्करण विधि का उपयोग अनाज को पौधों से अलग करने व भूसे, मिट्टी और कंकड़ों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे गेहूँ हो गया आपका, चावल हो गया, दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना आदि हो गया। तो डंडियों से अन्य कण को पृथक करने से प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग पृथक्करण की विधि का उपयोग अनाज को पौधों से अलग करने, भूसे, मिट्टी व कंकड़ों का पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे गेहूँ, चावल, दाल, पत्थर तथा भूसे को पृथक करना आदि। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें हवा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक जगह अनाज होकर अनाज के पौधों या बंडलों को ज़मीन पर पीटा जाता है। आजकल इस कार्य के लिए थ्रेसिंग मशीन को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। आप लोगों ने गेहूँ मड़ाते हुए देखा होगा ना, गेहूँ आप सीजन में आप लोग गेहूँ देखते होंगे। हाँ, धान के सीजन में आप लोग धान को साथ देखते होंगे, धान डाला जाता है, चावल आपका नीचे गिर जाता है, भूसी एक साइड में गिरती है, इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। इसमें हवा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह एक जगह अनाज होकर अनाज के पौधों के बंडलों को ज़मीन पर पीटा जाता है। आजकल इस कार्य के लिए थ्रेसिंग मशीन का व्यापक रूप उपयोग किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियाँ अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगली विधि बात करते हैं, निष्पावन विधि। अगर निष्पावन विधि की बात की जाए तो आमतौर पर निष्पावन विधि का प्रयोग भूसे तथा सूखी डंडियों को अनाज से अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति मिश्रित अनाज को किसी पात्र में लेकर हवा अनुकूल दिशा में खड़े होकर पात्र से अनाज गिराया जाता है, जिसमें हवा के कारण अनाज और उसमें मौजूद भूसे अलग हो जाते हैं। पवन तथा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अव्यय को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। यह विधि ऊपरी जगह जैसे छत, ढलान वाली जगह आदि में सही कार्य करती है। वैसे आजकल पंखों का उपयोग कर निष्पावन विधि का सकुशल उपयोग किया जाता है। जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। घर में आप लोगों ने देखा ही होगा, चावल वगैरह में जो धूल कण रहते हैं, गंदगी, उसको जब फैन चला के ऐसे ऊपर से गिराया जाता है तो उसमें धूल उड़ के एक साइड चली जाती है, चावल आपका नीचे गिर जाता है और चावल आपका साफ हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगली विधि है चालन विधि। तो चालन विधि जो होती है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना। जिस भी पृथक्करण विधि में छन्नी का उपयोग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है, इसे हम लोग चालन विधि कहते हैं। तो चालन विधि में छन्नी की मदद से पदार्थ से हानिकारक पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे आटे से कंकड़, कीड़े, अपशिष्ट अलग करना होता है, वहीं रेत से बारीक व बड़े कणों को। तो चालन द्वारा आटे की अशुद्धियों को पृथक करना। जिस भी पृथक्करण विधि से छन्नी का उपयोग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पृथक करने के लिए किया जाता है, उसके चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में छन्नी की मदद से पदार्थ से हानिकारक पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे आपके आटे से कंकड़ हो गया, कीड़े हो गए, अपशिष्ट जल करना हो गया, रेत से बारीक व बड़े कण हो गए, जैसे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। जैसे रेत से कंकड़ तथा पत्थरों को पृथक करना। अगली विधि है अवसादन विधि। तो किसी तरल मिश्रण से भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को मिट्टी, धूलकण युक्त अनाज लीजिए और उसे किसी पात्र में रख दीजिए। जब इस पात्र में पानी डालिए और पात्र को हिलाइए और कुछ समय तक ऐसे ही रहने दीजिए। तो कुछ समय बाद पात्र का अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं? मिट्टी, धूलकण हल्के व घुलनशील होने की वजह से पानी में धुल जाते हैं व तैरने लगते हैं तथा अनाज भारी होने की वजह से पात्र के निचले हिस्से में बैठ जाते हैं। तो किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को मिट्टी, धूलकण युक्त अनाज लीजिए और उसे किसी पात्र में रख दीजिए। जब इस पात्र में पानी डालेंगे तो पात्र को हिलाइए और कुछ समय तक ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ समय बाद पात्र का अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं? मिट्टी, धूलकण हल्के और घुलनशील होने की वजह से पानी में घुल जाते हैं और तैरने लगते हैं तथा अनाज भारी होने की वजह से पात्र के निचले हिस्से में बैठ जाते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। जब दो मिश्रित पदार्थों को जल में मिलाने पर हल्के पदार्थों का जल में तैरना और भारी पदार्थों का जल के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन की यह प्रक्रिया जो होती है, जल की आवश्यकता होती है। जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। निस्तारण क्या होता है? तो जल के नीचे बैठे भारी पदार्थ अथवा अनाज को अलग करने के लिए पात्र को तिरछा करके मिट्टी, धूलकण युक्त जल को निकाल दें, जिसके बाद आप देखेंगे कि पात्र में केवल अनाज ही शेष है। जल में घुली हल्की अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, निस्तारण करते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है और निस्तारण की जो प्रक्रिया के लिए जल का होना आवश्यक नहीं होता। तो 2 या 3 पदार्थों के मिश्रण जो अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, एक साथ अलग करने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे जल में महीन कण को अलग करना। अब निस्यंदन क्या होता है? तो निस्तारण विधि से प्राप्त अनाज में भी अभी बारीकी से धूल कण मौजूद होते हैं। इन धूल कणों को अलग करने के लिए एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है
जिसमें पदार्थ से बारीक अशुद्धियों को निकाला जा सके। इस विधि को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। तो मिश्रण पदार्थ से ठोस या द्रव को अलग करने की जो विधि होती है इसको हम लोग निस्यंदन कहते हैं। तो निस्यंदन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें निस्तारण विधि से प्राप्त अनाज जो होते हैं आपके, उसमें बारीकी धूल कण मौजूद होते हैं। तो धूल कणों को जो अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पदार्थ से बारीक अशुद्धियों को निकाला जाता है और इस विधि को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। तो मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को ही हम लोग निस्यंदन कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे। इसी को हम लोग निस्यंदन कहते हैं। जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल प्राप्त करना है, अब तक आपको रेतीला जल दिख रहा होगा, एक तरफ आपको स्वच्छ जल दिया रहेगा, इसी को हम लोग निस्यंदन कहते हैं। वाष्पन क्या होता है, तो पानी गर्म होकर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाती है। तरल पदार्थों को गर्म करके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। सुबह सुबह तालाब के जल से वाष्प निकलना, गर्म पानी का वाष्प बनना वाष्पन का उदाहरण होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में वाष्पन की प्रक्रिया बिजली उत्पन्न की जाती है और जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे आपने सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो आप लोगों ने देखा होगा सूर्य के प्रकाश से जल जो होता है, नदियों का जल या समुद्र का जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर भी देख रहे होंगे, पानी को गर्म किया गया है तो इसमें देखिए भाप की तरह उड़ रहा है ना पानी से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन जो क्रिया होती है, या पानी गर्म होकर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है और तरल पदार्थों को गर्म करके वाष्प में बदलने की क्रिया को ही हम लोग वाष्पन कहते हैं। सुबह सुबह तालाब के जल में वाष्प निकलता है, गर्म पानी का वाष्प बनना वाष्पन का उदाहरण होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में वाष्पन की यह प्रक्रिया जो होती है, बिजली उत्पन्न की जाती है और जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। तो आप लोगों ने यार देखा ही होगा, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे कुछ वाष्प में बदलने लगता है, तो कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है। तो जब जल वाष्पित हो जाता है तो कुछ ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिससे लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समतीव्र विलयन क्या होता है, तो जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा का विलायक में अधिक मात्रा तक विलायक में घुला हुआ होता है, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता ना हो, तो ऐसे जो होते हैं विलयन को समतीव्र विलयन कहते हैं। जिस विलयन में कोई भी पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का समतीव्र विलयन होता है। तो समतीव्र विलयन जो होता है, जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ होता है, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता ना हो, तो ऐसे जो विलायक होते हैं विलयन समतीव्र विलयन कहते हैं, जिसमें कोई भी पदार्थ और अधिक न घुल सके और उस पदार्थ का समतीव्र विलयन होता रहे। विलेय क्या होते हैं, तो वह पदार्थ जिसे किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है तो उस पदार्थ को विलेय कहा जाता है। जैसे कि जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो एक घोल बनता है और एक घोल में नमक विलेय कहलाता है। तो विलेय पदार्थ जैसे ठोस, द्रव एवं गैस आदि के रूप में हो सकता है। किसी भी रासायन या यौगिक की द्रव में घुलने की क्षमता को विलेयता कहा जाता है। विलेय की विलेयता मूल रूप से विलेय और विलायक के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है एवं विलयन के ताप, दाब एवं एचपीएच मान पर निर्भर करती है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने और उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, तो वह पदार्थ जैसे किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है तो उस पदार्थ को विलेय कहा जाता है। जैसा कि हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो एक घोल बनता है, इस घोल को नमक विलेय कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जब पानी में नमक को मिलाते हैं तो एक घोल मिलता है, उसको हम लोग विलेय कहते हैं। वहीं विलेय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस आपको किसी भी रूप में हो सकता है। किसी भी रासायन या यौगिक की द्रव में घुलने की क्षमता को हम लोग विलेयता भी कहते हैं। और विलेय की विलेयता मूल रूप से विलेय और विलायक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है एवं विलयन के ताप, दाब एवं एचपीएच मान पर निर्भर करती है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने और उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो यह सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग बताइए। आज का सेशन यहीं तक। आज के सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा, जिसका नाम था
पदार्थों का पृथक्करण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था अपने आप में। यहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लगी, तथा आप लोग का कोई भी डाउट या कमेंट हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ एवं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम लोग सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।